गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 11 और 12 का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आपके एक तो है हिस्ट्री का पोर्शन जो लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, और फिर इसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पॉलिटिकल साइंस का जो पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 से। तो चैप्टर नंबर 11 क्या है? मास मीडिया इन 20th सेंचुरी। तो मास मीडिया क्या होता है ये जानेंगे हम लोग इसमें, और 20th सेंचुरी ये क्या है। तो आप लोगों को बताया है जब हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो सेंचुरी मतलब क्या होता है, जो 100 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं। और सेंचुरी अगर हम लोग टाइम के हिसाब से बात करेंगे तो 100 साल का जो टेन्योर रहता है, जो 100 ईयर्स रहता है, इसी के साल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं। तो 20th सेंचुरी मतलब कि क्या हो गया, 1901 से लेकर 2000 तक इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 20th सेंचुरी बोलेंगे। तो जहाँ ये खत्म होता है उस सेंचुरी को हम लोग नाम देते हैं। जैसे अभी क्या चल रहा है, तो 21st सेंचुरी चल रहा है, तो 2000 से लेके 2100 तक ये क्या हो जाएगा, 21st सेंचुरी हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग कम्युनिकेशन क्या होता है ये जानते हैं। कम्युनिकेशन क्या है, एक एक जो पर्सन है दूसरे पर्सन से क्या करता है, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करता है, अपने फीलिंग्स को शेयर करता है, बातें करता है, एक दूसरे से आदान प्रदान करता है। इसी मोड को, इसी माध्यम को क्या क्या बोलते हैं हम लोग, कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग मोबाइल से बात करते हैं, या फिर क्या हो गया, रेडियो से, वॉकी टॉकी से हो गया, या हम लोग चैटिंग के माध्यम से बात करते हैं, मैसेज के माध्यम से बात करते हैं, तो ये सब क्या होता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। अब उस कम्युनिकेशन को करने के अलग अलग माध्यम, मीडियम हो सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसी के लिए हम लोग जो मीडियम यूज करते हैं इसी को क्या बोला गया है, मीडिया बोला गया है। अब मास मीडिया क्या होता है, तो कम्युनिकेशन तो होता है इसमें विथ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि अगर हम लोग एक साथ लार्ज नंबर ऑफ पीपल से बात करें, यानी कि एक आदमी बोल रहा है और बहुत सारे लोग क्या है यहाँ पर सुनने वाले हैं, यानी कि एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ में क्या कर रहा है, बात कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास मीडिया बोलते हैं। अब जैसे इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे टीवी हो गया, है ना, न्यूज़पेपर हो गया। टीवी में हम लोग क्या होता है, टीवी आता है, उसमें बहुत सारे लोग, हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग देखते हैं टीवी। न्यूज़पेपर हो गया, उसको एक न्यूज़ न्यूज़ रहता है, उसी को कई लोग पढ़ते हैं, है ना। वैसे ही क्या हो गया, जो रेडियो हो गया, जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं तो उसको सुनने वाले कई लाखों लोग रहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास मीडिया बोलते हैं। इंटरनेट भी इसी में आ जाता है। तो ये क्या होता है अभी देखेंगे। तो मास मीडिया क्या होता है, कम्युनिकेशन विथ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि एक साथ अगर हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ क्या करें, कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, अपने आइडियाज़ को शेयर करें, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास मीडिया बोलते हैं। अब मास मीडिया को टू टाइप में, टू पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है प्रिंट मीडिया, जिसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं मतलब छपाई कर सकते हैं, जिसका हार्ड कॉपी हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसे समझ के चलो, है ना। उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, प्रिंट मीडिया। और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, हार्ड कॉपी उसका नहीं निकाल सकते, जिसको सॉफ्ट फॉर्म में, हमको सॉफ्ट कॉपी में ही रखना पड़ेगा, या फिर साउंड में या ऑडियो विजुअल फॉर्म में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंट मीडिया देखने वाले हैं। जैसे इसकी एग्जांपल क्या हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गया, मैगजीन्स हो गए। इसको हम लोग सबको क्या करते हैं, प्रिंट करके निकालते हैं। बुक्स जो है ना, ये सब प्रिंट फॉर्म में रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या आ जाता है, जैसे रेडियो। रेडियो का हम लोग प्रिंट थोड़ी निकालते हैं, इसको तो सुनते हैं। वैसे ही मोबाइल हम लोग ऑडियो विजुअल चीज़ है, टेलीफोन में हम लोग बात करते हैं, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है इसमें आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो चैप्टर छोटा सा है, इसी को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें कौन कौन से जो मेजर जो हमारे मीडियास हैं, मास मीडिया, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला दिया गया है न्यूज़पेपर, है ना। न्यूज़पेपर क्या होता है, ये हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, नॉलेज देता है। जो डेली क्या हो रहा है, घटनाएं होती हैं, करंट अफेयर हो गया, डेली समसामयिक घटना होती है, कहाँ पर कौन सी घटना हो रही है, ये सब के बारे में हमको न्यूज़पेपर से पता चलता है। अब न्यूज़पेपर को जानने से पहले आप लोगों को हिस्ट्री में बताया है कि प्रिंटिंग प्रेस जो है, क्लास 9th में आप लोग पढ़े हो, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किसने किया था, तो गुटेनबर्ग नाम का एक व्यक्ति था, उसने क्या किया था, गुटेनबर्ग ने इसका इन्वेंशन किया था। तो इसमें आप लोगों को बहुत सारे जो फैक्ट हैं ये ध्यान रखना है, जो कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है ना। या लॉन्ग आंसर में पूछेगा तो व्हाट इज मास मीडिया 4-5 नंबर में पूछ दिया, तो इसी को आप लोगों को क्या करना है, सबको डिटेल से, मतलब जो है शॉर्ट नोट्स टाइप से बना के लिखना है। इसके बाद तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था, इन्वेंशन गुटेनबर्ग ने किया था। और फर्स्ट न्यूज़पेपर जो है ये यूके या फिर इसी को ब्रिटेन बोल सकते हैं, यहीं से स्टार्ट हुआ था, ब्रिटेन से, है ना। अब उस समय मेनली जो ब्रिटेन में न्यूज़ छपता था वो 3 टाइप का न्यूज़ छपता था। एक तो कमर्शियल न्यूज़ होता था, एक पॉलिटिकल न्यूज़ और एक पेनी प्रेस।
अब ये कमर्शियल न्यूज़ क्या होता था, जो बिजनेसमैन लोग के लिए काम के लिए रहता था, है ना, जिसमें मार्केट का पूरा शेयर भाव क्या हुआ, कितना चढ़ा मार्केट, क्या है, कितना खर्चा है, कितना महंगाई चल रहा है, ये सब बिजनेस से रिलेटेड जो चीज़ रहता था उसको कमर्शियल न्यूज़ बोलते थे। फिर आता है पॉलिटिकल न्यूज़, जो नेतागिरी के चलते रहता था, कौन नेता बना, क्या बजट हुआ, क्या सेशन हुआ, पार्लियामेंट में क्या हुआ, ये सब चीज, इस सब को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिटिकल न्यूज़ बोलते हैं, है ना। फिर थर्ड जो टाइप था वो था पेनी प्रेस। पेनी प्रेस क्या क्या था, जो कॉमन पीपल लोग के लिए न्यूज़ था, जो कॉमन पीपल, अब इनको कॉमन पीपल को उतना ज़्यादा ये सब मार्केट वगैरह से या पॉलिटिकल से उतना ज़्यादा रिलेशन नहीं रहता था, तो इनके इंटरटेनमेंट के लिए जो न्यूज़ आ गया, हीरो हीरोइन वाला आ गया, या फिर अगर हम लोग बोल सकते हैं कि कोई क्राइम हो गया, है ना, तो ये सब पेनी प्रेस जो होता था ज़्यादातर कॉमन पीपल से रिलेटेड होता था, इसको पेनी प्रेस बोलते थे। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर यूके या ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ, और प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किसने किया था, गुटेनबर्ग। अब हम लोग इंडिया में देखते हैं, तो इंडिया में कैसे न्यूज़पेपर आया, उससे पहले एक दो चीज़ और देख लेते हैं। क्या है, स्टाम्प टैक्स, है ना। स्टाम्प टैक्स या स्टाम्प ड्यूटी क्या होता है, पहले क्या होता था, जब ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ तो कुछ कुछ लोग, न्यूज़पेपर वाले लोग राजा के खिलाफ उल्टा सीधा छाप देते थे उसके गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो इसी के ऊपर राजा जो है या गवर्नमेंट जो है टैक्स लगा देता था, तो इसी को बोलते हैं स्टाम्प टैक्स। जो एंटी गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ जो टैक्स लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टाम्प टैक्स बोलते हैं। अब जो प्रेस बैरन्स है, ये चीज़ है। प्रेस बैरन्स क्या होता था, जो न्यूज़पेपर के जो मालिक रहते थे उन्हीं को क्या बोला जाता था, प्रेस बैरन्स। बैरन्स मतलब मालिक है, उसके ऑनर। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंडिया में जो न्यूज़पेपर आया वो क्या हुआ, तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, या मैच द कॉलम में, इस टाइप से। तो इंडिया में फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन था, दिग्दर्शन करके। ये फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज में न्यूज़पेपर था, है ना। इंडियन लैंग्वेज का जो न्यूज़पेपर था उसका क्या नाम था, दिग्दर्शन। ये इंडियन लैंग्वेज में था, ऐसा नहीं था कि ये इंडिया का फर्स्ट था। इससे पहले ब्रिटिशर्स लोग इंग्लिश में बहुत सारा न्यूज़पेपर निकालते थे, लेकिन ये क्या था, दिग्दर्शन जो था ये बंगाली में था, बंगाली में था फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज में न्यूज़पेपर, है ना। उसके बाद अगर पूछा जाए आप लोगों से कि पर्शियन, पर्शियन यानी कि क्या होता है, फारसी भाषा। फारसी भाषा में फर्स्ट न्यूज़पेपर क्या था, तो मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार ये फर्स्ट पर्शियन लैंग्वेज में था, फारसी भाषा में था। इसको निकालने वाले कौन थे, इसको पब्लिश करने वाले थे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ये बहुत ही फेमस थे, आप लोग जानते होंगे, है ना। ये बहुत सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे, तो इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, जिसका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। एक क्या है, मराठा, और दूसरा क्या है, केसरी। जिसमें से केसरी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केसरी जो न्यूज़पेपर है इसको किसने पब्लिश किया था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। आप लोगों को लाल बाल पाल याद है क्या, गरम दल के नेता बताए थे आप लोगों को, एक्सट्रीमिस्ट थे, लाल बाल पाल। तो लाल बाल पाल में से जो ये लाल है, लाल लोकमान्य बाल गंगाधर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, तो ये वही बाल हैं, बाल गंगाधर तिलक, है ना। और पाल बताए थे विपिन चंद्र पाल। तो इनका ही न्यूज़पेपर है केसरी। केसरी क्या था, ये मराठी लैंग्वेज में था, है ना। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ये मराठी थे, है ना। और जो गणेश पूजा होता है महाराष्ट्र में, उनका जो स्टार्ट करने का जो श्रेय है इन्हीं को जाता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। वैसे ही जैसे वेस्ट बंगाल में हम लोग देखते हैं, कलकत्ता में क्या होता है, दुर्गा पूजा होता है, वैसे ही गणेश पूजा बहुत धूमधाम से कहाँ पर मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। तो मराठा हो गया और केसरी, ये दोनों न्यूज़पेपर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक स्टार्ट करने वाले थे। तो न्यूज़पेपर में आप लोगों को इतना चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा चीज़, एक चीज़ क्या है, एडवर्टीजमेंट, है ना। एडवर्टीजमेंट क्या होता है, जो विज्ञापन हम लोग देखते हैं, विज्ञापन ये सब क्या होता है, जितना भी न्यूज़पेपर रहता है इसका कमाई का जो जरिया रहता है, मेन जो इनका कमाई होता है, ये क्या होता है, एडवर्टीजमेंट के ही थ्रू होता है। आप लोग देखे होंगे न्यूज़पेपर में बहुत सारा, जब जितना न्यूज़ नहीं रहता उससे ज़्यादा का दुनिया भर का यहाँ पर क्या रहता है, एडवर्टीजमेंट रहता है। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर कदम, फलाना ठिकाना, ऐसे करके। ये सब क्या होता है, ये सब एडवर्टीजमेंट के जो कंपनी वाले जो रहते हैं, इन लोग इसको पैसा दिए रहते हैं न्यूज़पेपर वालों को, तो ये पैसा इन्हीं से इनका क्या होता है, कमाई होता है। इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभी बताएं कि इसको हम लोग प्रिंट नहीं कर सकते हैं, ये क्या रहता है, सॉफ्ट फॉर्म में रहता है या ऑडियो विजुअल फॉर्म में रहता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं या सुन सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेलीग्राफ। टेलीग्राफ, अब सब में इसका इन्वेंटर ध्यान रखना है कि इसको किसने इन्वेंट किया था। तो टेलीग्राफ को इन्वेंट करने वाले क्या थे, सैमुअल मोर्से थे, है ना। मोर्से, इन्होंने कोड भी दिया था, ये सब के लिए अलग अलग कोड आता है। टेलीग्राफ, आप लोग टेलीग्राम जो चैनल है, ये टेलीग्राम ये सब सुनते होंगे ना, ऐप जो आता है, ये पहले टेलीग्राफ हुआ करता था। तो सबसे पहले तो पोस्टल सिस्टम था, तो पोस्ट जो है चिट्ठी पत्री वाला, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा स्लो था, पहुंचने में टाइम लगता था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, टेलीग्राफ जो है
सैमुअल मोर्से ने टेलीग्राफ इन्वेंट किया। इसमें क्या होता था, कोडिंग के जैसा एक मशीन रहता था, इसमें कोडिंग ठक 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 करके ऐसा ये रहता था, इसमें अलग अलग कोडिंग करना पड़ता था और इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू, है ना, जैसे टेलीफोन का जो तार रहता था पहले, वैसे ही इसका भी क्या होता था, तार बिछा रहता था टेलीग्राफ का और इसको सिग्नल के थ्रू, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू भेजा जाता था। एक जगह से क्या होता था, न्यूज़पेपर वाले इसका यूज़ करते थे, तुरंत कुछ भी खबर भेजना हुआ तो एक जगह से यहाँ पर ये मशीन से मैसेज कर देते थे, ऐसा कुछ कुछ कोड रहता था। तो यहाँ से क्या हो गया, इसको कोडिंग कर दिए और यहाँ से फिर उसको क्या करना पड़ता था, डिकोडिंग करना पड़ता था और ये वायर के थ्रू जाता था। तो यही क्या था, टेलीग्राफ था। इन्वेंटर का नाम ध्यान रखेंगे, सैमुअल मोर्से। इसके बाद आता है टेलीफोन। टेलीफोन का इन्वेंटर आप लोग जानते हो, ग्राहम बेल है ना, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग। ग्राहम बेल ने क्या किया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन भी जो है ये कम्युनिकेशन के मोड को फास्टर करते गया। तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे इसका क्या होते जाएगा, स्पीड बढ़ते जाएगा और रिवॉल्यूशन होते जाएगा। फिर इसके बाद टेलीफोन के बाद में इसमें भी क्या होता था, वायर के थ्रू ही मैसेज जाता था। अब उसके बाद आ जाता है रेडियो। रेडियो का इन्वेंशन करने वाले कौन थे, मार्कोनी। कैसे याद रखना है, आप लोग को बताया था कि एक आदमी है, उसका रेडियो क्या हो गया है, खराब हो गया है। तो दूसरा उसका दोस्त बोलता है आके इसको कोहनी से मार, तो क्या होगा, ये शुरू हो जाएगा। तो मार्कोनी मार ऐसे करके, है ना, तो मार्कोनी ऐसे याद रख सकते हो कि रेडियो का इन्वेंशन किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। इसमें क्या होता है, वायरलेस ट्रांसमिशन होता है, मतलब अब इसमें कहीं भी वायर का यूज़ नहीं होता है, ये रेडियो वेव्स के थ्रू होता है। जैसे किसी का हड्डी वड्डी टूट जाता है तो एक्सरे कराने जाते हैं ना, तो एक्सरे क्या है, एक वेव है, एक तरंग है। वैसे ही रेडियो भी एक वेव होता है, वेव तरंग के थ्रू क्या होता है, ये फॉर्म्स में हमारे पास इसका मैसेज आता है। अब इंडिया में हम लोग जो सुनते हैं वो क्या होता है, इसका ब्रॉडकास्ट कौन करता है, तो इंडिया में इसका ब्रॉडकास्ट, इसका प्रसारण करता है ऑल इंडिया रेडियो। आप लोग सुने होंगे AIR, है ना, ऑल इंडिया रेडियो। रेडियो में गाना वगैरह और बहुत सारे ऐसे चैनल रहते हैं। तो इंडिया में जो इसको रेगुलेट करता है वो कौन है, AIR, यानी कि एयर यानी कि हवा नहीं है, ऑल इंडिया रेडियो। इसी को हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, हम लोग आकाशवाणी भी बोलते हैं, है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, रेडियो इन्वेंशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका तो नाम याद ही रखना है, मार्कोनी। रेडियो का इन्वेंशन किसने किया था। इसके बाद जो आता है वो है हमारा टेलीविज़न और फिल्म, है ना। टेलीविज़न जो फिल्म है, फिल्म आप लोग देखे होंगे कैसा दिखता है, ये ऐसा जो है आप लोग बचपन में कभी देखे होगे, खेले होगे, निगेटिव के जैसा ऐसा आता है, एक रोल रहता था इसका, है ना। तो इसका इन्वेंशन किसने किया था, लूमियर ब्रदर्स ने किया था। ये फ्रांस के रहने वाले थे। और फिल्म आप लोग नेगेटिव ऐसा काला काला कलर का ये झिल्ली के जैसा, प्लास्टिक के जैसा ऐसा रहता था, इसी में फिल्म चलता था, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, लूमियर ब्रदर्स, फ्रांस में इनका इन्वेंशन किया था। अब उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप लोगों को ध्यान रखना है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किनको बोला जाता है। तो जो दादा साहब फाल्के हैं, है ना, दादा साहब फाल्के, दादा गोविंद फाल्के इनका पूरा नाम था। दादा साहब फाल्के, इनको फादर ऑफ इंडिया सिनेमा बोला जाता है। ये विदेश गए और विदेश से फिल्म कैसे बनाते हैं ये सब पूरा सीख के आए और फिर इंडिया में फिल्म बनाने का काम जो है इन्होंने ही स्टार्ट किया। और फर्स्ट इंडियन फिल्म कौन था, राजा हरिश्चंद्र। ये सत्यवादी राजा थे, आप लोगों ने इनका कहानी नाचा वाचा, गाँव में बहुत सारे स्टोरी सुना होगा कि हमेशा सत्य बोलते थे, है ना। तो राजा हरिश्चंद्र 1913 में 1913 में ये फिल्म आया था और ये फर्स्ट इंडियन फिल्म था। इसको बनाने वाले कौन थे, दादा साहब फाल्के। यही पहले विदेश से सीख के आए थे मूवी बनाना और सबसे पहला मूवी इन्होंने बनाया था, राजा हरिश्चंद्र। अब ये कैसा था, तो ये साउंडलेस मूवी था, मतलब इसमें आवाज़ नहीं था। ये मूक फिल्म इसको बोलते हैं हिंदी में, है ना। इसमें कोई भी आवाज़ नहीं था और इसमें जितने भी कैरेक्टर थे ये सब मेल कैरेक्टर्स थे। ये सब पूछा नहीं जाता है, एडिशनल आप लोग को बता रहे हैं, मेल कैरेक्टर्स थे। यही जैसे गाँव में देखते हो ना आप लोग, नाचा वाचा होता है तो मेल मेंबर्स ही साड़ी पहन के सब सज संवर के आते हैं और लेडीज़ का रोल करते हैं, वैसे ही टाइप से था। तो राजा हरिश्चंद्र ये 1913 में 1913 में याद रखना है, फर्स्ट इंडियन फिल्म था ये। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसको बोलते हैं, दादा साहब फाल्के को बोलते हैं। उसके बाद आया था टेलीविज़न। अब सब लोग फिल्म देखने तो क्या नहीं जा सकते, कहाँ पर नहीं जा सकते हैं, सिनेमा में नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए घर घर क्या आ गया, टेलीविज़न आ गया। तो टेलीविज़न का इन्वेंशन किसने किया था, कैसे याद रखने के लिए बताया थे, दाढ़ी वाले बाबा ने क्या किया था, इसका इन्वेंशन किया था टेलीविज़न। तो जॉन एल बेयर्ड, बियर्ड मतलब क्या होता है, दाढ़ी होता है ना, तो जॉन एल बेयर्ड, ऐसे ही याद रखना है आप लोग को। तो जॉन एल बेयर्ड ने क्या किया था, टेलीविज़न का इन्वेंशन किया था।
अब ये क्या है, इसमें हम लोग ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। टीवी में बहुत सारा चीज़ आता है, इंटरटेनमेंट का हो गया, न्यूज़ हो गया, मूवी हो गया, है ना, स्टडी से भी रिलेटेड आ सकता है, सॉन्ग हो गया। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ क्या होते हैं हमारे टीवी में प्रसारित होते हैं। अब जैसे हम आप लोगों को ऑल इंडिया रेडियो बताया था रेडियो के लिए, वैसे ही इसका भी जो हमारे देश में जो गवर्नमेंट सरकारी जो चैनल है जो ब्रॉडकास्टिंग करता है वो क्या है, दूरदर्शन, है ना। डीडी न्यूज़ आप लोग सुने होंगे, डीडी न्यूज़ बोलते हुए जो चैनल है, सरकारी चैनल जो होता है ना, अब तो बहुत सारा दुनिया भर का चैनल आ गया है। पहले जो है एक ही चैनल चलता था, तो डीडी न्यूज़ जो है ये नेशनल ब्रॉडकास्टिंग चैनल है जो सरकार के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। दूरदर्शन आप लोगों को ध्यान रखना है, वैसे ही जैसे आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो है वैसे ही। उसके बाद जो लास्ट आता है वो क्या है हमारा, इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट को हम लोग आजकल फास्ट जो जनरेशन है वो धीरे धीरे बहुत फास्ट हो जा रहा है, कम्युनिकेशन जो है वो तेज़ी से होते जा रहा है। अब बहुत सारे इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, जैसे मोबाइल में हम लोग देखते हैं स्मार्टफोन आ गया है, सोशल मीडिया का आप लोग यूज़ करते हो, है ना, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। स्टडी या एजुकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूट्यूब चैनल से, जैसे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, है ना, अनअकैडमी हो गया, बायजूस हो गया, आकाश हो गया। तो ये सब क्या है, स्टडी के लिए भी हम लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। फिर बैंकिंग के लिए यूज़ करते हैं इंटरनेट बैंकिंग, घर घर बैठे ही क्या हो जा रहा है, सब जो है हम लोग पे कर दे रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो जा रहा है ना, बिजली का बिल भर जा रहा है, फीस भर जा रहा है, तो सब चीज़ क्या हो जा रहा है, बैंकिंग जो है ऑनलाइन के माध्यम से हो गया है। वैसे ही फिर रिसर्च में हम लोग बहुत सारा देखते हैं, चंद्रयान मिशन हो गया या मार्स मिशन हो गया, बहुत सारा हम लोग रिसर्च या साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं, तो उसमें भी क्या हो गया, हमारे इंटरनेट का बहुत यूज़ होता है। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गया, आजकल जो क्राइम है ये भी क्या हो गया है, साइबर क्राइम हो गया। साइबर क्राइम किसको बोलते हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से होता है, इसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम हो गया। तो साइबर क्राइम जो है मारपीट, जो लूटपाट है ना, ब्लैकमेलिंग हो गया, ये सब चीज़ का क्या हो रहा है, ये इसी आपके इंटरनेट से हो रहा है। तो और आप लोग भी जो है दिन भर जो फालतू जो टाइम वेस्ट करते हो ना, ये जो व्हाट्सअप हो गया, ठीक है, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ को बिल्कुल भी बंद कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आ गया है और जितना ज़्यादा ये टाइम वेस्ट होता है सबसे ज़्यादा ये इसी इंटरनेट पर होता है। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, रील देख रहे हैं ना, तो ये सब को मोए मोए कर रहे हैं, पतली कमरिया कर रहे हैं, ये सब चीज़ को बंद करो और पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ठीक है। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 12 देखते हैं, उसका रिवीजन करते हैं, जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन है। चैप्टर नंबर 12 क्या है, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय जो हमारे देश के लिए जो संविधान बना था वो कैसे बना, उसके बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं। इससे पहले आप लोग को एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कई लोग कमेंट करते हैं, कई बच्चे लोग, कि सर हम लोग को और बाकी जो है, बाकी जो वीडियोस है वो और नहीं मिलता है ना, एक दो वीडियो देखे हैं। तो जिनको नहीं पता है वो इसी हमारे चैनल जोशी सर विज़न है ना, इसमें जोशी सर विज़न ये जो हमारा चैनल है, इसमें आप लोग जाएंगे तो क्लास 10th का एक प्ले लिस्ट बना हुआ है ना, इसमें जाएंगे तो क्लास 10th का प्ले लिस्ट बना हुआ है। इसमें आपको सभी वीडियो जितना भी है आपके पूरे चैप्टर नंबर 1 से 21 तक ये पूरा वीडियो मिल जाएगा। और जो नए बच्चे लोग जुड़ते हैं उन लोग, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो ये जो चैनल है हमारा, तो आगे का जो भी अगर हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है ना। तो आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो भी वीडियो आ रहा है, तो उसके लिए, है ना, लाइक करें या ना करें वो आपके ऊपर है, ठीक है। पसंद आता है तो उसके लिए हम नहीं बोलेंगे कभी, लेकिन सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको आगे चलकर इससे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर जो 12 है वो क्या है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे देश के लिए जो संविधान बना था वो कैसे कैसे बना था, क्या क्या उसका प्रोसेस था, ये सब पूरा हम लोग पढ़ें इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, संविधान। संविधान क्या होता है, एक रूल बुक होता है। रूल बुक मतलब कि क्या होता है, इसमें वो सब नियम कानून लिखे होते हैं जो किसी देश को चलाने के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। जैसे हमारे देश को चलाने के लिए क्या है, एक बुक लिखा गया है, एक बुक ही है संविधान, जिसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन लिखे हैं, नियम कानून लिखे हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, उसके क्या क्या पावर्स होंगे, है ना, सरपंच कौन होगा, कैसे बनेगा, जनता कैसे चुनी जाएगी, हमारा फंडामेंटल राइट क्या है, हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, हर एक चीज़ के बारे में इस बुक में, इस संविधान में लिखा गया है ना। तो यही देखने वाले हैं कि ये संविधान कैसे लिखा था, कैसे बना था, किन्होंने बनाया था। उसके बाद जो हमारा संविधान है उसको बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया गया था, है ना। हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका बहुत बड़ा इसमें योगदान है। तो इन्होंने, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, देखेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, उन्होंने मिलकर 60 देशों का क्या किया था, अध्ययन किया था, 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का,
तब जाके सबसे जितने भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उनको मिलाकर हमारे देश के लिए क्या किया था, संविधान बनाया था। हमारे देश के संविधान को रिजिड भी बनाया गया है और फ्लेक्सिबल भी बनाया गया है। रिजिड मतलब जिसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल मतलब जिसमें चेंज किया जा सकता है। तो अब दोनों चीज़ एक साथ कैसे हो गया कि चेंज भी कर सकते हैं और चेंज नहीं भी कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि हम लोग कुछ चीज़ को तो क्या कर सकते हैं, इसमें टाइम के जैसे आज से अगर 80 साल पहले संविधान बना है, तो आज से अगर हम लोग 80 साल के बाद में देख रहे हैं तो बहुत सारे सुधार का और बहुत सारे चेंजेस का ज़रूरत है, तो उसको तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ क्या होता है, रिजिड रखना पड़ता है, जिसमें हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करते हैं। जैसे अगर मान के चलो, अगर हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, तो आप सब लोग क्या हो, बेटे बेटी हो अपने मम्मी पापा के लिए, आज भी हो और आज से 100 साल बाद भी रहोगे, 80 साल बाद भी रहोगे, 50 साल बाद भी रहोगे। तो ऐसा तो नहीं है कि कल के दिन में आप उनके बाप बन जाओगे या मम्मी बन जाओगे, है ना। रहोगे तो आप छोटे ही बेटे बेटे ही रहोगे। तो उसी प्रकार क्या होता है, कुछ चेंज, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, जैसे अभी आपके मम्मी पापा आपकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, आप बड़े हो जाओगे तो आप अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारी उठाओगे। तो कुछ चीज़ समय के हिसाब से बदलना जरूरी है और कुछ चीज़ फिक्स रखना जरूरी है। हम बड़े हो जाएंगे तो भी उनको वही रिस्पेक्ट देंगे, है ना, सम्मान देंगे। तो यही चीज़ क्या होता है, हमारा संविधान भी वैसे ही है। तो हमारा संविधान क्या है, कैसे है, समझ में आ गया। ये एक रूल बुक है जिसमें हमारे देश को चलाने के लिए रूल रेगुलेशन लिखा गया है। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे ये संविधान बना। उससे पहले कुछ कुछ चीज़ जो है पॉइंट्स आप लोग को पता होना चाहिए। स्टेट क्या होता है, तो स्टेट मतलब हम लोग जो राज्य समझते हैं ये वो स्टेट नहीं है। स्टेट मतलब हम लोग यहाँ पर किसी देश को भी बोल सकते हैं, उसका एक डेफिनेशन दिया गया है। 3 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। स्टेट क्या होता है, ऐसा लैंड एरिया जिसका एक डिफाइंड लैंड एरिया हो, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का एक पर्टिकुलर एरिया है ना, अमेरिका का एक पर्टिकुलर एरिया है। उसके बाद वहाँ पर पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन है ना, 140 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन लगभग पहुंच गया है। तो उसके बाद फिर देखेंगे कि इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होना चाहिए, सॉवरिन होना चाहिए, मतलब किसी भी देश का गुलाम नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। तो हमारा देश स्वतंत्र है और हाँ, हमारे यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार की गवर्नमेंट चलती है, सरकार चलती है, भारत सरकार। तो ये क्या होता है, जहाँ पर ये तीनों चीज़ रहेंगे, जिसका डिफाइंड लैंड एरिया रहेगा, जहाँ पॉपुलेशन रहेगा और जहाँ पर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट रहेगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे। अब इसमें हम लोग मध्य प्रदेश को भी स्टेट बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ को भी स्टेट बोलते हैं, है ना, ऑस्ट्रेलिया को भी स्टेट बोल सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल साइंस का एक टेक्निकल लैंग्वेज है ना, तो इसको राज्य से कंफ्यूज नहीं होना है। फिर अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं कि कैसे कैसे हमारे संविधान बनने तक का जो कार्यक्रम रहा, ये कैसे पूरा प्रोग्राम पहुंचा, कैसे अचानक एक दिन में तो संविधान नहीं बन गया। तो इसको जानने के लिए हम लोग पहले हिस्ट्री समझते हैं। तो देखो, ब्रिटिशर्स लगभग हमारे यहाँ इंडिया में 200 सालों तक राज किया। वो धीरे धीरे, ऐसा तो नहीं अब एक ही दिन में आके उन लोग शासन करने लग गए। तो उन लोगों ने भी क्या किया, धीरे धीरे इंडिया में कब्जा किया और शासन करना स्टार्ट किया, रूल करना स्टार्ट किया। तो ब्रिटिशर्स रूल करने के लिए इंडिया में ही क्या करते थे, समय समय पर कुछ कानून लेकर आते थे, है ना, कि हम लोग इंडिया में कैसे रूल करेंगे, राजाओं को कैसे कंट्रोल में करके रखेंगे, किंग को, है ना, किंग को क्या क्या हम लोग अधिकार देंगे, क्या नहीं देंगे। तो ये सब के लिए क्या क्या होता था, उन लोग कुछ एक्ट लेकर आते थे। एक्ट मतलब क्या होता है, कानून, है ना। आगे आने वाले चैप्टर्स में कानून के बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे बनता है वो। तो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए थे, है ना, इंडिया में रूल करने के लिए, कैसे हम लोग शासन करेंगे, कैसे राजा है उसके ऊपर में हम लोग ब्रिटिशर्स रहेंगे। फिर उसके बाद में 1885 में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी हम लोग सुनते हैं, इसको फॉर्म किया गया, फॉर्मेशन किया गया। ये कांग्रेस इसलिए बनाया गया था क्योंकि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, यानी कि यहाँ पर सरकार में कौन बैठी थी, ब्रिटिशर्स बैठे थे, है ना, गवर्नर जनरल, वायसराय, ये सब। तो अब उनके पास में इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, इंडियंस के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, या हमारे क्या क्या डिमांड्स है, हमारी क्या क्या मांगे हैं, इसको रखने के लिए क्या हो गया था, कांग्रेस को बनाया गया था कि यहाँ पर कुछ नेता लोग रहेंगे, उन लोग जाके भारतीयों का जो इंडियंस का मांग है वो ब्रिटिशर्स के सामने रखेंगे, ऐसे करके। तो इसीलिए कांग्रेस को बनाया गया था 1885 में, और वही कांग्रेस आज हम लोग कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। फिर टाइम आगे बढ़ता है, धीरे धीरे बहुत सारे जो आंदोलन होते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रिटिशर से डिमांड करते हैं कि हमको जो है सरकार में शामिल किया जाना चाहिए, हमको रूल करने, अब हमको अपने खुद के देश में खुद का रूल करने मिलना चाहिए, हमको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, बहुत सारे राइट्स मिलने चाहिए। ये सब समय समय पर डिमांड्स होते रहे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर इसी बीच में हम लोग देखते हैं कि 1914 से 18 के बीच में वर्ल्ड वार 1 भी हुआ था। तो वर्ल्ड वार 1 में ब्रिटिशर्स ने बोला था कि आप लोग इंडिया हमारे तरफ से लड़ो तो हम आपको इंडिपेंडेंट भी कर देंगे, लेकिन ये क्या है, धोखा दे दिया, ब्रिटिशर्स ने अपने बात से मुकर गए। उसके बाद फिर ऐसे बहुत सारे मूवमेंट वगैरह हुए, गांधी जी मूवमेंट किए, है ना। उसके बाद
एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, नेहरू रिपोर्ट है ना, नेहरू रिपोर्ट आता है 1928 में। पहली बात तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, नेहरू रिपोर्ट कौन लेकर आए थे, तो मोतीलाल नेहरू लेकर आए थे। मोतीलाल नेहरू कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू जी के पप्पा जी हैं, मतलब उनके फादर हैं। जवाहरलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट नहीं लाए थे, तो कौन लाए थे, मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। कब लाए थे ये, 1928 में। अब इन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने 4 मांगे रखी थी, 4 डिमांड रखे थे। एक तो ऑटोनॉमस गवर्नमेंट की बात कही थी। ऑटोनॉमस गवर्नमेंट मतलब क्या है कि हम लोग इंडियंस हैं, है ना, और इंडियंस हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना स्वतंत्र क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रीडम की बात नहीं की गई थी, ध्यान रखना। तो ब्रिटिशर तो सबसे ऊपर में रहते ही, ब्रिटिशर्स के नीचे में क्या है, यहाँ पर इंडियंस रहेंगे, और इंडियंस अपने लोगों के बीच में क्या करेंगे, शासन करेंगे। तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे, इनको भगाने की बात या इनको इनसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नेहरू रिपोर्ट में नहीं की गई थी। हमको बोला गया था कि हमको जो है प्राइम मिनिस्टर या नेता मंत्री बना दो, हम लोग क्या करेंगे, अपने लोगों के ऊपर में रूल करेंगे, उनकी भलाई के लिए काम करेंगे, ऐसा करके। फिर दूसरा पॉइंट बोला गया था प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज किसको बोलते हैं बताए थे, जिनका नंबर क्या रहता है, कम रहता है। जैसे कि इंडिया में अगर बात करें हम लोग, तो धर्म के हिसाब से अगर देखेंगे तो हिंदू ज़्यादा है, और जो बाकी रिलीजन्स हैं जैसे मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, ज्यूस हो गया, पारसी हो गया, ये सब माइनॉरिटीज में आ जाते हैं, जिनका नंबर कम है। तो ऐसे लोगों की रक्षा करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बात की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं तो फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की गई थी, मौलिक अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता, जो रिलीजियस फ्रीडम है, ये सब की बात भी इन्होंने इस समय की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। और आगे चलकर देखेंगे तो ये सब हम लोग संविधान में इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर अलग से राज्य बनाने की भी बात की गई थी। आज जो हम लोग स्टेट्स देखते हैं, उस समय आज से 80 साल 100 साल पहले ये स्टेट नहीं हुआ करते थे। उस समय के स्टेट अलग हुआ करते थे, और उस समय प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, मतलब बहुत जगह राजाओं का शासन हुआ करता था, है ना, उसके ऊपर में भले ही ब्रिटिशर्स रहते थे। तो यहाँ पर क्या किया गया, लिंग्विस्टिक बेसिस पर, मतलब लैंग्वेज के आधार पर यहाँ पर स्टेट बनाने की मांग कही। मतलब जैसे यहाँ जहाँ पर क्या होता है, तेलुगु बोला जाता है, उसको आंध्र प्रदेश बना दो, अलग देश बना दो, अलग राज्य बना दो, है ना। जहाँ पर मराठी बोला जाता है उसको महाराष्ट्र बना दो, जहाँ पर गुजराती बोला जाता है उसको गुजरात बना दो। ये बाद में हुआ था, लेकिन उसका डिमांड इसी नेहरू रिपोर्ट में 1928 में किया गया था, है ना। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं तो ये सब नेहरू रिपोर्ट, कुछ मांगे उन्होंने मान ली थी ब्रिटिशर्स ने, और कुछ मांगों को नहीं माने थे। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिशर्स और आगे चलते इंडियंस ने बहुत ज़्यादा डिमांड किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कि भारत में सरकार बनाने के लिए कानून लेकर आए। तो भारत में कैसा सरकार बनेगा, है ना, कौन कैसे रूल करेंगे ब्रिटिशर्स, इसके लिए इन लोग कानून लेकर आए। कब लेकर आए, 1935 में। इसके बाद फिर क्या हुआ, 1937 में, 1937 में यहाँ पर इंडिया में इलेक्शंस करवाए जाते हैं। इलेक्शन क्या होता है, प्रोविंशियल असेंबली। जैसे अभी आप लोग छत्तीसगढ़ में इलेक्शन देखे हो ना, तो वैसे ही क्या होता है, जो उस समय राजा लोग रहते थे, किंग लोग रहते थे, है ना, या जो ब्रिटिशर्स के अंडर में जो भी राज्य हुआ करते थे, वहां पर असेंबली का मतलब विधानसभा, ऐसे समझ लो जैसे अभी हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा का ही चुनाव हुआ ना, तो वैसे ही वहां पर भी इलेक्शन हुए, और इसमें इंडियंस को पार्टिसिपेट करने के लिए दिया गया, अलाउ किया गया। तो ऐसे समय के चलते चलते बहुत सारे मांगों को ब्रिटिशर्स जो है एक्सेप्ट करते गए। फिर अब क्या होता है, इस बीच में बहुत सारे आंदोलन होते हैं, है ना। जैसे आप लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़े, फिर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट पढ़े। गांधी जी ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन चलाए थे, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन इसको हिंदी में बोलते हैं। फिर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के नाक में दम कर रखा था। तो ये सब फिर इसी बीच में क्या हुआ, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, और 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चलता है। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स क्या हो गए थे, अब त्रस्त हो गए थे, है ना। और बताया थे आप लोगों को कि जर्मनी जो है वो क्या क्या कर चुका था, लंदन पे बमबारी करके पूरा उसको तबाह कर दिया था। तो ब्रिटिशर्स का हालत, और जो रूलिंग कंट्रीज थे, जो कॉलोनियल रूल चल रहा था, उसको छोड़कर वापिस सब आप लोग अपने देश जाना चाहते थे। तो यहाँ पर क्या किया गया, जब ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि अब इनको इंडिपेंडेंस देना है, तो हमारे देश में क्या था, संविधान बनाना था। संविधान, क्योंकि अब ब्रिटिशर चले जाएंगे तो रूल कौन करेगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे देश में सरकार बनाना जरूरी था। और सरकार बनाने से पहले हमारे देश में क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कुछ रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए। हर जगह रूल्स रेगुलेशन रहता है, आपके स्कूल में भी रहता है, आपके घर में भी रूल रहता है कि बड़ों को प्रणाम करना है ना। तो सुबह जल्दी उठना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे तक सो जाना है। ये सब जैसे हमारे स्कूल में रूल रहता है ना, हमारे घरों में रूल रहता है, वैसे ही देश के लिए भी रूल जरूरी है। तो इसी के लिए क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना था।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए क्या किया गया था, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम लोग बोलते हैं संविधान सभा। संविधान सभा का काम क्या था, हमारे देश के लिए क्या करना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा कौन, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, नॉलेजेबल पर्सन चाहिए, बुद्धिजीवी चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हों, जिनको कानून का अच्छा नॉलेज हो, भीमराव अंबेडकर जैसे और भी बहुत जो एजुकेटेड लोग हैं। तो उसके लिए क्या किया, ब्रिटिशर्स ने एक कमेटी बनाई, है ना, ब्रिटिशर्स ने एक कमेटी बनाई। इसी को क्या बोला गया, कैबिनेट मिशन बोला गया। कैबिनेट मिशन यानी कि ये ब्रिटिशर्स का एक टीम था, एक कमेटी थी, जो कि 1946 में बनाया गया था, है ना, क्योंकि 1947 में हमको तो आज़ादी देनी थी, उनको पता था, तो इसलिए उन्होंने कैबिनेट मिशन बनाया। और इसके जो हेड हैं, ये नाम आप लोग याद रख सकते हैं, तो याद रखना है, पैथिक लॉरेंस, ये ब्रिटिशर्स थे। तो इन लोग 3 लोग थे कमेटी में। इन लोग आए और बोले कि आप लोग क्या करो, संविधान सभा बनाओ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्यों, क्योंकि आपको इंडिया के लिए क्या करना है, संविधान बनाना है। तो कैबिनेट मिशन का एम क्या था, इसका काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना, संविधान सभा बनाना। और ये जो संविधान सभा हम लोग देखेंगे, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये क्या था, ये जितने भी हमारे जो 1937 में इलेक्शन हुआ था बताए थे, तो 1937 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो जो लोग जीते थे, है ना, जो नेता लोग जीते थे, या उस समय जो भी एजुकेटेड लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो कानून के जानकार थे, उन सबको एक जगह इकट्ठा करना, है ना, कितने लोग आए थे, क्या है, ये सब देखेंगे, सबको इकट्ठा करना, ताकि इन लोग क्या कर सके, डिस्कशन डिबेट कर सके, और भारत के लिए बहुत अच्छा क्या कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर सके, संविधान का निर्माण कर सके। और यही संविधान है जो आज तक हमारे इंडिया को चलाता आ रहा है और आगे भी यही चलाता रहेगा, है ना। हमारे देश को कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति नहीं चलाता है, हमारे देश को हमारा संविधान चलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन चलाता है। प्रधानमंत्री ये तो सब आते जाते रहेंगे, लेकिन संविधान वही रहेगा और वो चलते रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था, ये नेता या ग्रुप, है ना, ये लोगों का समूह था, जो क्या करता था, जो इसका मेन काम क्या था, भारत के लिए संविधान बनाना, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ये इनका उद्देश्य था। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा बनाया गया था। मतलब इसको ऐसे समझ के चलो, देश भर के जितने भी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कि चुन के आए थे, इनको एक जगह इकट्ठा किया गया, और इन लोग आपस में अपना सहमति, विचार विमर्श, डिबेट डिस्कशन करके हमारे देश के लिए क्या बनाना था, इनको संविधान बनाना था। अब इसमें कितने लोग आए थे, तो इसमें टोटल 389 मेंबर आए थे। 389 मेंबर पूरे देश भर से चुन कर आए थे, है ना। इसमें से 292 लोग कहाँ से थे, प्रोविंस से थे। प्रोविंस मतलब प्रांत, है ना, प्रांत मतलब आज का स्टेट समझ लो आप लोग। आज जैसे हम लोग राज्य बोलते हैं ना, तो पहले उस समय उसको प्रांत बोला जाता था। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कौन होते थे, राजा लोग रहते थे, ब्रिटिशर्स रूल करते थे। तो जहाँ पर ब्रिटिशर्स लोग रूल करते थे, है ना, देखो ये क्या हो गया, स्टेट हो गया या प्रोविंस हो गया, इसके ऊपर में कौन रहता था, राजा रूल करता था, राजा के ऊपर में कौन रहते थे, ब्रिटिशर्स रहते थे। तो इसी को क्या बोला जाता था, प्रोविंस बोला जाता था। तो प्रोविंस यानी कि प्रांत से 292 मेंबर्स चुन कर आए। फिर जो प्रिंसली स्टेट थे, मतलब जहां पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल नहीं था, कुछ कुछ जगह ऐसे था जो केवल राजा के कंट्रोल में था, उसको प्रिंसली स्टेट बोला जाता था। तो 93 मेंबर्स वहां से चुन कर आए थे। फिर कुछ कुछ जगह ऐसे था जहां पर केवल ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, वहां पर कोई राजा वाजा नहीं थे। तो 4 ऐसे जगह थे, है ना, दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान, ऐसे। तो टोटल 389 मेंबर्स, ये आप लोगों को ध्यान रखना है नंबर, 389 मेंबर्स इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में चुन कर आए थे। फिर सब जब इन लोग चुन कर आते हैं, तो सब पहली बार इन लोग का मीटिंग होता है। पहली बार इन लोग का मीटिंग कब होता है, 9 दिसंबर 1946 में, है ना। 1946 में ही बताया था कैबिनेट मिशन बनता है। कैबिनेट मिशन वाले लोग क्या किए, इनको सेलेक्ट किए कि कौन कौन संविधान सभा में बैठेगा। और संविधान सभा का जो मीटिंग होता है, पहला मीटिंग होता है, वो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को होता है। अब क्या हुआ, यहाँ पर इन लोग जाएंगे, बैठेंगे, तो आपस में बात करेंगे, तो हल्ला होगा। तो इनको शांत कराने के लिए, और जैसे क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है तो मंच संचालक रहता है ना, तो वैसे ही यहाँ पर क्या किया गया, एक आदमी को बैठाया गया जिसको स्पीकर बोला गया, है ना। और यहाँ पर एक आदमी को बैठाया गया जो आपस में सब लोगों को कोऑर्डिनेट करता। और वो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली था उसके हेड थे, है ना, उनके प्रेसिडेंट थे। तो ये याद रखना है, आप लोगों को पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चलकर क्या होता है, हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, पहले राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा संविधान सभा बन गया, अब संविधान निर्माण का काम चालू हो गया। तो यहाँ पर क्या किया गया,
अब इतने सारे लोग थे तो सबका अलग अलग कुछ कुछ क्या कर दिया, टीम बांट दिया गया, यानी कि अलग अलग समिति बना दी गई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अलग अलग कमिटी बना दिया गया। जैसे क्या होता है, जैसे आप लोगों को शादी का एग्जाम्पल देकर बताए थे, अभी क्या हो रहा है, शादी का सीजन चल रहा है, तो आप लोग जानते हो, ये जिसके भी घर में शादी हो गया हुआ होगा या देखे होंगे, तो शादी में बहुत सारा काम रहता है। तो खाना वाला डिपार्टमेंट देखना रहता है, गाना बजाना वाला देखना रहता है, तो शॉपिंग वाला देखना रहता है, तो कार्ड छपवाना है, तो कार्ड बांटना है, ऐसे अलग अलग। अब सब काम को एक आदमी मॉनिटर करते रहता है, कौन, पापा जी या चाचा जी मॉनिटर करते रहते हैं, जो हेड होते हैं, दादाजी वो। लेकिन अलग अलग काम को बांट दिया जाता है ना, जैसे चाचा को बोल दिया, भैया को बोल दिया, जा तुम कार्ड बांट के आओ रिश्तेदारों को, है ना। बुआ चाची इन लोग को बोल दिया गया कि आप लोग शॉपिंग करके आओ दुल्हन के लिए या दूल्हा के लिए, जो भी है। उसके बाद और किसी को खाना का डिपार्टमेंट दे दिया, मामा फूफा ये सबको। ऐसे क्या होता है, वैसे ही इस संविधान सभा में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, इसको अलग अलग कमिटी में बांट दिया गया और उसके अलग अलग हेड डिसाइड कर दिए कि आप लोग भैया ये काम करो, ये चीज़ देखो, ऐसे करके। तो सबसे पहले क्या हुआ, यूनियन कमेटी बनाया गया। यूनियन मतलब क्या होता है, पूरे देश को क्या बोला जाता है, यूनियन बोला जाता है। और ये यूनियन किससे मिलकर, देश किससे मिलकर बना है, राज्य से मिलकर बना है, तो यूनियन। तो इसका जो हेड था यूनियन कमेटी का, ये कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि यही हमारे देश के क्या थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो पूरे देश का हेड कौन हो गया, ऐसे याद रख सकते हो, यूनियन कमेटी के हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। फिर स्टेट कमेटी हो गया, इसके हेड कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको आयरन मैन बोला जाता है, बताए थे कि इंडिपेंडेंट के बाद सब राज्यों को मिलाने वाले कौन थे, सब अलग अलग देश की मांग कर रहे थे, तो सब स्टेट को मिलाने वाले कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्होंने ही लोगों के अधिकारों की और माइनॉरिटी जो है इनके फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटी कमेटी के हेड भी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर एक था नेशनल फ्लैग कमेटी, हमारे देश के लिए क्या है, जब बन रहा है तो फ्लैग भी बनना है, झंडा भी बनना है, तो उसके लिए भी एक कमेटी बनाया गया था कि हमारे देश का झंडा कैसे होगा, कैसे उसका डिजाइन होगा, है ना, कौन कौन से कलर होंगे, ये सब के लिए उनके हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन सब के बाद में एक लास्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट कमेटी था, वो था ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का इसके हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सॉरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो भीमराव अंबेडकर कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब क्या था, ये जितने भी समिति वाले काम कर रहे हैं उन सब के कामों को समेटना। जैसे यहाँ पर पापा जी या दादाजी जो भी हेड रहते हैं घर में, वो सब के काम को मॉनिटर करते हैं ना, और पूरा शादी का जो जिम्मेदारी रहता है इन्हीं के ऊपर रहता है। वैसे ही ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसके साथ में 7 और लोग थे। तो ये सब लोग मिलकर क्या हुआ, सबका काम देखे और लास्ट में सबके काम को समेटे और बोले कि हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें से जो अच्छी चीज़ है, फाइनल चीज़ को सेलेक्ट करके संविधान लिखेंगे करके। तो इन्होंने क्या किया, फाइनली संविधान को लिखा। फिर बहुत लंबा डिबेट और डिस्कशन हुआ कि क्या चीज़ अच्छा है हमारे देश के लिए, क्या नहीं है। जनता के सामने उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया, बहुत लंबा चौड़ा ये सब चला। ये लगभग 2 साल, है ना, 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक ये पूरा क्या हुआ, डिबेट डिस्कशन चला 1946 से। फिर फाइनली जाके हम लोगों ने क्या किया, 26 नवंबर 1949 को, 26 ऑफ नवंबर 1949 को हम लोगों ने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर लिया बना के और अडॉप्ट किया, स्वीकार कर लिया। तो ये 2 डेट ध्यान रखना है आप लोगों को। 26 जनवरी 1950, इस दिन तो हमने 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया था, इनेक्ट किया था। लेकिन बन के कब तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को इसको 2 महीने के बाद में लागू किया गया था। क्यों, क्योंकि 26 जनवरी हमारे लिए खास था, इसीलिए इसको 2 महीने तक होल्ड किए थे, लागू नहीं किए थे। तो आप लोगों को ये 2 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अडॉप्ट तो हमने, अडॉप्ट मतलब इसको कंप्लीट तो कब कर लिया था, 26 नवंबर 1949, लेकिन इसको लागू कब किया, 26 जनवरी 1945 को, ठीक है। इसके बाद जो हमारा संविधान बनकर आया वो क्या है, आप लोगों को बताएं कि संविधान एक बुक की तरह है। तो उस बुक में क्या होता है, जैसे आप लोगों के बुक में रहता है, आप लोगों के बुक में रहता है, जैसे बुक खोलोगे तो ये सबसे पहला पन्ना आता है प्रीफेस, है ना। इसमें क्या है, यहाँ पर नीचे में लिखा है डायरेक्टर, मतलब क्या है, ये जो बुक को बनाने वाला है, लिखने वाला है, वो बुक के अंदर में क्या क्या लिखा है उसके बारे में पहले एक समरी लिख देता है कि इस बुक में मैं ये चीज़ को लिखा हूँ, बच्चे को ये चीज़ समझाना चाहते हैं, बच्चे को ये चीज़ पढ़ाना है, उसका उद्देश्य क्या है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रीफेस, उद्देशिका, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमको बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे, है ना, यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे। तो चैप्टर्स में फिर क्या लिखे होते हैं, या आप लोगों के बहुत सारे लाइंस लिखे रहते हैं और टॉपिक्स होते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, हमारे संविधान में क्या है, प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, हमारा जो संविधान है उसका फर्स्ट पेज है। इसमें लिखा गया है कि हमारे जो इंडिया है, हमारे इंडिया जो है कैसा होगा।
तो इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या लिखा गया अभी बताएंगे। फिर इसको और आगे खोलेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 22 पार्ट ये क्या है, हमारे चैप्टर्स ऐसे समझ के चलो, जैसे बहुत सारे आपके बुक में चैप्टर्स रहते हैं ना, फिर उन चैप्टर्स में क्या होता है, उसमें टॉपिक्स रहता है। तो वैसे ही यहाँ क्या लिखे गए हैं, आर्टिकल्स 395 आर्टिकल्स जब बनाए गए थे तब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, अभी ये बढ़ गए हैं ना, लेकिन पार्ट्स 22 ही हैं। तो ये ध्यान रखना है, 22 चैप्टर्स हैं, पार्ट हैं और 395 आर्टिकल्स हैं। अब ये जो प्रियम्बल है इसमें क्या लिखा गया था, इसमें क्या लिखा गया था कि हमारा देश कैसा होगा। तो हमारा देश कैसा होगा उसको आप लोगों को याद रखने के लिए बताया थे SSSR। इसके बाद ये शॉर्ट फॉर्म आप लोग याद रख सकते हो, SSSR। अब ये SSSR क्या है, ये एस मतलब क्या हो गया, सोवरिन। सोवरिन मतलब क्या होता है, हमारे देश का संप्रभु इसको बोला जाता है, कि हम लोग खुद के प्रभु हैं, हमारे ऊपर अब कोई ब्रिटिशर्स कोई नहीं है। इंडिया क्या है, इंडिपेंडेंट है, ऐसा समझ के चलो। फिर दूसरा एस क्या है, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। समाजवादी क्या है, आप लोगों को बताए थे दो, एक कैपिटलिज्म होता है, एक कम्युनिज्म होता है, तो वहीं पर बताए थे सोशलिस्ट, सोशलिज्म समाजवादी। मतलब हमारे देश जो है गरीबों का भी देखभाल करेगा और अमीरों का भी, सबको एक साथ लेकर चलेगा। ऐसा नहीं कि अमेरिका की तरह कैपिटलिस्ट को देख रहा है या रसिया USSR की तरह ये क्या हो रहा है, लेबर क्लास को देख रहे हैं। यहाँ पर सबका बात जो है सुना जाएगा, सबके विकास की बात की जाएगी। फिर एस से क्या है, सेक्युलर। सेक्युलर मतलब क्या हो गया, हमारा देश क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा। मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म हैं सब क्या होंगे, हमारे लिए इक्वल होंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा किसी के लिए। फिर डी मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब बताए थे, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, यानी कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। यहाँ पर इलेक्शन होगा प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, ये सब चीज़ का। कोई राजा वाजा का रूल या डिक्टेटर का रूल नहीं होगा। फिर आर मतलब क्या हो जाएगा, रिपब्लिक, गणतंत्र। हमारा देश क्या हो जाएगा, गणतंत्र। मतलब वही राजा का रूल नहीं होगा और इंडिपेंडेंट रहेगा और एक के बाद एक जो है इलेक्शन होते रहेंगे। फिर सबको जस्टिस यानी कि न्याय प्रदान करने के लिए बात की गई। सब स्वतंत्र हैं, लिबर्टी की बात कही, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। फिर सब जो है इक्वल है, इक्वालिटी समानता की बात की गई है। और फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा की बात की गई है हमारे देश के लिए। तो ये पूरा संविधान जो है इसका कैसे बना, क्या था, इस चीज़ को हम लोगों ने रिवाइज किया। तो इसी के साथ इसको चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।